एक वाक्य को बोलने का ढंग आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो वाक्य जो है ना, वो जो सेंटेंस है वो है कि मैं बहुत ही अकेला हूँ। ये आपके नकारात्मकता को शो करता है। इसी को बोलने का जो दूसरा ढंग है वो है कि मैं अकेला ही बहुत हूँ। ये आपके जीवन के प्रति सकारात्मकता को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, मकर राशि जो कि 7.5 से परेशान है, हैरान है, उसके जातक अथवा जातिकाओं के साथ में जो संतरास, जो पीड़ा उन्होंने शनि की झेली है, वो या तो वो जानते हैं या एक एस्ट्रोलॉजर समझ सकता है। लेकिन वो दौर अब खत्म होने पर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। राहु जो कि उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे थे, वहां से निकलकर अब तृतीय चरण में आ चुके हैं। उस परिवर्तन के साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जिनको कि हम आज लेंगे इस टॉपिक में। आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको अगर कहीं भी वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपको भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, आपकी शनि की 7.5 चल रही है और ये शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। अंतिम चरण अर्थात अब कुछ माह शेष हैं। इस 7.5 के दौरान आप लोगों ने दोस्तों बहुत पीड़ा झेली है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। कई लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों के चलते हुए बिजनेस बंद हो गए, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग बीमारी से हैरान परेशान, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च ही इतना हो गया कि उनके पॉकेट से बाहर की चीज़ें हो गईं, कर्ज के जंजाल में उलझ गए। लेकिन पहली बात तो ये कि शनि अब जो आपके वक्री चल रहे थे उससे मार्गी होने जा रहे हैं। शनि आपके द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, आपकी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में, और यहाँ पर ये वक्री थे। वक्री होकर शनि का जो प्रभाव था वो सीधे सीधे आपके लग्न भाव पर आ रहा था। राहु देव ने ट्रांजिट किया और वो शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करके अभी तक 8 सितंबर तक चल रहे थे। देखिए, जो तृतीय भाव होता है ना, इसको उपचय भाव भी कहा जाता है। 3, 6, 10 और 11 इन भावों में यदि कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाए या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह नहीं, पाप ग्रह आकर बैठ जाए, अकेले केतु को छोड़ देते हैं, केतु को दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, अदरवाइज शनि, राहु और आपका यही ग्रह जो है, ये अगर आपके उपचय भाव में आकर बैठ जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाने की स्थिति में होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में राहुदेव आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पराक्रम का भी भाव है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या परिवर्तन हो गया। देखिए, सबसे पहले तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को समझना जरूरी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का एक स्थिर नक्षत्र है। शनि वैसे भी स्थिर ग्रह माने जाते हैं क्योंकि एक ही भाव में तकरीबन 2.5 साल ये रहते हैं, और इनके जो नक्षत्र होते हैं वो भी स्लो मूवमेंट वाले होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ और ये अगले साल मार्च 2025 तक यही उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करने वाले हैं।
चतुर्थ भाव में बैठने के बावजूद भी आपको लाभ क्यों नहीं मिला? उसके पीछे कारण ये है कि राहु देव जो थे वो वृश्चिक नवांश में गोचर कर रहे थे। अब देखिए, हर चरण के अपने पद होते हैं। हर नक्षत्र के आपको पता होगा कि 4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों में ग्रह जब गोचर करता है तो हर चरण का फल अलग अलग होता है। फिर वो जिसके नवांश में गोचर कर रहा है वो उसका मित्र है या शत्रु है, इसका भी प्रभाव उस गोचर पे, उस ट्रांजिट पे पड़ता है। तो राहु जब वृश्चिक नवांश में आए तो वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। मंगल और राहु की शत्रुता जग जाहिर है। साथ ही साथ मंगल और राहु जब मिलते हैं तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग मतलब आप मान लीजिए कि एक तरह का विस्फोटक योग हो गया। अब 9 सितंबर 2024 को राहु देव अपने मित्र शुक्र के तुला नवांश में गोचर शुरू कर दिए हैं। इस गोचर का आपके जीवन पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, उत्तरा भाद्रपद के जो देवता होते हैं ना, वो अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य उनका नाम है और उनकी आकृति यदि देखी जाए तो उनके 2 सिर और 1 पैर हैं। उनको हमारे शास्त्रों में शेषनाग की भी संज्ञा दी गई है, अर्थात वे शेषनाग जिन्होंने अपने सहस्त्र फणों पर पूरी पृथ्वी का बोझ उठा रखा है। ये एक तरीके के आप समझ सकते हैं कि इनकी तुलना एक सांप से की गई है, एक नाग से की गई है। नाग हर 3 माह में या 6 माह में अपनी स्किन चेंज करता है, मतलब एक नवीनता की ओर अग्रसर होता है। पुरातन चीज़ों को, जो चीज़ें धीमे धीमे कहना चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल से बाहर हो जाती हैं, शनि आपको उन चीज़ों से जोड़ने का काम करता है। आप देखिएगा कि जब शनि की दशा चलती है, 7.5 चलती है, तो जातक अथवा जातिका का रुझान पुरानी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन राहु भी आपको नवीनता की ओर ले जाते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जाते हैं। हम और आप आज जिस मोबाइल पे बात कर पा रहे हैं, जिस मोबाइल पे आप मुझे देख रहे हैं, वो भी नवीन टेक्नोलॉजी है। नहीं तो आपको याद होगा नोकिया का ज़माना, जब हम उसमें स्नैक्स वाला गेम खेला करते थे, है ना। ठीक इसी तरीके से अहिर्बुधन्य और राहु दोनों में ये समानता है कि ये पुरातन से नवीनता की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को, जो जिनका कि अब वक्त गुजर चुका है, उन्हें छोड़ दो और नए की तरफ आगे बढ़ो। अब चूंकि राहुदेव तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं, तुला नवांश इनके मित्र शुक्र का घर है और शुक्र आपकी पत्रिका में कर्म स्थान के स्वामी हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया कि राहु हुए प्रचंड और मिला कर्म का साथ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है, तभी आप इस गोचर का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि राहु और शुक्र की मित्रता जरूर है, और ये मान लीजिए कि 2 दोस्त मिल गए हैं और ये दोस्त जब मिलेंगे तो क्या ना कर बैठेंगे। मतलब आपका टाइम वेस्टेज हो सकता है। आपको घूमने फिरने में, ऐशो आराम में आपका दिमाग लग सकता है। ये वक्त जो है ना, ये वक्त आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला है यदि आपने राहु के इस गोचर को समझ लिया। यदि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक सुनहरा वक्त खो देने वाले हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं, मार्गी होते साथ ही और राहु के इस ट्रांजिट के साथ आपको ऐसा महसूस अभी से होने लगेगा जैसे कि आपकी शनि की 7.5 लगभग खत्म ही हो गई है। लेकिन आपको इस फेज़ को अपने फेवर में यूज़ करना है। अगर आप फेवर में यूज़ कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपको बहुत सारे लाभ होते हुए मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र में आपको वृद्धि में देखने को मिलेगी। आपका अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग था, वो प्रमोशन हो सकता है। अगर आपका कोई सैलरी इंक्रीमेंट लगना था, वो सैलरी इंक्रीमेंट लग सकता है। राहु तृतीय भाव में बैठकर
आपके छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा आपका मतभेद करा सकते हैं। यहाँ पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि तृतीय भाव जो है ना, यहाँ पर ये आपके पराक्रम का भाव है, और राहु चूंकि एक्सपेंशन के कारक हैं, हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। आपके अंदर जो डेयरनेस है, वो एक साहस और दुस्साहस में जरा मामूली सा फर्क होता है। तो अपने साहस को साहसी रहने दें, उसे दुस्साहसी ना बनने दें, क्योंकि अगर आप दुस्साहसी बनेंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेंगे। वे सभी लोग जो शनि की 7.5 में, जिन्होंने अपना जॉब खोया है, या जिनका चलता हुआ रोजगार बंद हो गया, जिनकी फैक्ट्री में, जिनके कल कारखानों में तालाबंदी की स्थिति आ गई, जो अपने लोन, अपने डेट्स को रीपेमेंट जिनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, वो देखेंगे कि इस ट्रांजिट के दौरान ये उनकी स्थितियों में सुधार होने लगेगा। लेकिन उन्हें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को अपने कर्म क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि इन दोनों का, राहु और शुक्र का, ये बेनिफिट उठाने का सबसे गोल्डन पीरियड है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जो कि 3 अक्टूबर को होगा। देखिए, अभी राहु देव शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक शनिदेव स्वयं राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव जो हैं वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने वाले हैं। अब आप देखिए कि किस तरीकों से ग्रहों का सामंजस्य आपके लिए बन रहा है, जिसको कि आपको यूटिलाइज करना है। शनि राहु आपस में मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। शुक्र राहु आपस में मित्र हैं, और राहु तुला नवांश में अपने शुक्र की मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। 9 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति, जो वर्तमान परिस्थितियों में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि से, जो कि त्रियक दृष्टि कही जाती है, खराब मानी जाती है, तीसरी दृष्टि जो कि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, जिसे सुख स्थान भी कहा जाता है, यहाँ की भी आपने अपने इन 7.5 के दौरान ये पीड़ा निश्चित रूप से भोगी होगी, क्योंकि आपको शनि ने यहाँ पर आपके सुख स्थान को भी प्रभावित करने का कार्य निश्चित तौर पर किया होगा। जब गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, तो ये आपको चतुर्थ भाव के फल भी देना शुरू कर देंगे। अर्थात यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, या आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहे थे, आपको खरीद फरोख्त में यहाँ पर निश्चित तौर पर सुविधा मिलती हुई दिखाई देती है। ये सब कब होगा? मुद्दा ये है कि क्या ये हर किसी के लिए होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आपकी पत्रिका में शनि, राहु, शुक्र, गुरु बाधक अथवा मारक ग्रह नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन यदि ये मारक अथवा बाधक हुए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। अब मान लीजिए कि राहु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? 3 अक्टूबर से 9 देवी की शुरुआत हो रही है। देवी दुर्गा की जगह जगह स्थापना की जाएगी। राहु देव जो हैं वो दुर्गा देवी, चूंकि इनकी माँ, राहु की माँ सिंहिका की बहन है, अर्थात इनकी मौसी हैं, तो आप मौसी का आंचल पकड़ लीजिए, आप देवी दुर्गा की आराधना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि के कुप्रभावों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप पीपल के पेड़ पर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल देंगे, साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, शनिदेव निश्चित तौर पर आपको लाभ अवश्य देंगे। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष की माला से करें, शनिवार के दिन करें। दोस्तों,
आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।